हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस ईएमआई का लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे कॉइल खुद के अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है अपनी करंट की वजह से ही, लेकिन बिकॉज आज का लेक्चर है म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस एक कॉइल के अंदर करंट बनेगा, उसकी वजह से दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कराएंगे हम, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे, और आज का जो लेक्चर एंड करेंगे ना हम एक चैलेंजर जेईई एडवांस क्वेश्चन से एंड करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से समझा तो क्वेश्चन आप गारंटी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करना पॉइंट्स आए और क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मैं आपको बोल देता हूं कि पिछला लेक्चर जरूर से देखा होना चाहिए लेक्चर देखने से पहले, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट मैं उसमें से यूज़ करने वाला हूं और आपको आज के लेक्चर तभी 100% समझ पड़ेगा जब आपको पिछले लेक्चर वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है एकदम 100% क्लियर होगा, ठीक है। तब लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक कॉइल था, मान लो इस तरह से हमारे पास कॉइल था। तो कॉइल के अंदर पहले से करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। वो कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा था और उसी के करंट की वजह से, मतलब ये जो करंट है यही अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। देखो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, फिंगर कल करो, देखो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी। ये पिछले लेक्चर का रिकैप करा रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है, रिकैप करा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी। अब बिकॉज यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बना, और मान लो एक करंट चेंजिंग है, मतलब करंट जो है वेरिएबल है, चेंजिंग है। तो करंट चेंजिंग की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। और बिकॉज ये कॉइल क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट बनेगा, और इंड्यूस करंट ऐसा बनेगा कि एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ आएगी और वो एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करेगा। तो ये होगा हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो कि इसको अपोज करे, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा था। तो ये क्या था, ये तो खुद के अंदर कर रहा था ना, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, इसलिए इसको हमने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस। और आज का भी हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उसका हमने नाम दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसका रीजन ये है कि आप देखो समझो, हमारे पास मान लो 2 कॉइल है यहाँ पे, एक ये कॉइल है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कॉइल है कुछ इस तरह से, ये पार्ट जो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे समझो, ये पार्ट जो अंदर की तरफ वाला है डॉटेड पोर्शन, मतलब इस तरह से कुछ मतलब इस प्लेन में रखा गया है, ठीक है। ये पार्ट जो अंदर की तरफ जा रहा है और ये पार्ट जो है इस तरह से बाहर आ रहा है। और मान लो यहाँ पर इस तरह से दूसरा कॉइल रखा गया है, ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर दूसरा कॉइल रखा गया है, ठीक है। इसमें ये पार्ट जो है अंदर की तरफ वाला पार्ट है और ये पार्ट जो है बाहर की तरफ वाला है, ठीक है। समझ इमेजिन हो रहा है कि नहीं। आपको जैसे कुछ एग्जांपल दिया जाए, मान लो जैसे यहाँ पर कोई गोल ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से रखा गया है इस प्लेन में। तो यहाँ पर 2 कॉइल्स हमारे पास। तो देखो मान लो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, किसी ना किसी एक में तो करंट फ्लो करना पड़ेगा, बिकॉज उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये कॉइल क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, चलो मान लो करंट का डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मान लो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसे आगे की तरफ जाके ऐसे पीछे अंदर तरफ से आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, देखो हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉइल है मींस ये करंट कैरिंग कॉइल, ये अपना आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकलेगी, सेंटर पर एकदम स्ट्रेट रहेगी और बाहर कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपको पता ही होगा। इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ये करंट जो है वेरिएबल है, ठीक है, ये करंट क्या है, वेरिएबल है। तो ध्यान दो कि हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर बनाया, ठीक है। कौन से कॉइल के अंदर, जिस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं,
प्राइमरी कॉइल मतलब एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसी करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मान लो इसको 1 कॉइल बोल दूं, ये 2nd कॉइल बोल दूं, इस तरह से एग्जांपल से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे से लिख दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी जो कॉइल है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब इस कॉइल के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, लेकिन बिकॉज ये प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रही है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, देखो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया और बिकॉज यहाँ पे करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो उसको वजह से क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से जनरेट करेगा। लेकिन इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लक्स चेंजेस इन द सेकेंडरी कॉइल। ये हमारा जो कॉइल है इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हम जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करा रहे हैं। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल, और उसकी वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस मतलब वो अपने आप से बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बैटरी सोर्स नहीं लगा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, या तो ऐसे लिख दो, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ऐसा लिख दो, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और बिकॉज ये कॉइल क्लोज्ड है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट भी बनेगा। ठीक है, अब कॉइल क्लोज्ड है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट बनेगा, और उसका डायरेक्शन ऐसा बनेगा कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो अपोज करे। अगर मान लो इंक्रीजिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा बनेगा इसको डिक्रीज करे। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा बनेगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको सपोर्ट करे। ठीक है, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो हम उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अगर हमको डिक्रीज करना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। तो हो क्या रहा है, पहले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू, यहां पे लिख दो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें हो रहा है, ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है भाई, इसके अंदर करंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हमने एक प्राइमरी कॉइल लाया जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी जो है मतलब टाइम के अनुसार चेंज है। मतलब फॉर एग्जांपल इसको प्राइमरी मान लो, इसके अंदर करंट दौड़ा दूं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तब किसी को भी प्राइमरी किसी को भी सेकेंडरी ले सकते हो अपने सुविधा के अनुसार कि कौन सा कॉन्सेप्ट मतलब किस में आपको लगाना इजी पड़ रहा है। वैसे इसके अंदर तो दोनों सेम ही कॉइल है, तो इसके अंदर किसी में भी ले सकते हो आप, प्राइमरी या सेकेंडरी। अभी मैंने इसको माना है प्राइमरी और इसको माना है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या है कि जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसको प्राइमरी बोल दो, और जिसके अंदर हम निकाल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ वो हमारा सेकेंडरी कॉइल बन जाएगा। ये तो सिर्फ नाम है, आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट नोट करते जाओ, लास्ट में हम जो एडवांस क्वेश्चन साथ इसको एंड करेंगे। क्लियर। तो क्या है कि सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पर देखो एक टर्म लिख सकता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये हमारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, उसको मैं फ्लक्स 2 लिख रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसको मैं I1 बोल सकता हूँ, हमारा करंट है। I1 क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट कॉइल के अंदर, इसलिए मैंने उसको I1 बोला। जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, जहाँ पर फ्लक्स और I मतलब दोनों सेम ही कॉइल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स बना रहा है कौन सा फ्लक्स, हम जो है फ्लक्स इसके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। और करंट किसका है? करंट है प्राइमरी कॉइल का। क्लियर बात? फ्लक्स किसके अंदर देख रहे हैं हम? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। करंट किसका है? प्राइमरी कॉइल का। तो फ्लक्स इनटू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन I1। भाई करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो जो है कि फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो EMF इंड्यूस होगा। बात क्लियर? क्योंकि करंट यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, तो इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स इनटू इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1, m टाइम्स ऑफ I1। वहाँ पे L आ रहा था, यहाँ पे m आ रहा था, दोनों का यूनिट डायमेंशन सब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे m जो है दूसरे कॉइल मिस जो इंडक्टेंस बना है ना, वो दूसरी कॉइल की वजह से बना है, इसलिए उसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। इसलिए हमने इसको जो कांस्टेंट है इसको डिफाइन किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल मतलब आपस में तालमेल। ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके अंदर करंट बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर करंट बना, इंड्यूस करंट वैसा बनेगा कि इसको अपोज करे। वो तो हम देखेंगे डायरेक्शन कैसा बनता है। ये अगर मुझे इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीज करेगा। क्लियर बात? तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये भी वही है, ये कांस्टेंट है एंड डिपेंड्स अपॉन, जैसे एंड सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा, तो किस पर डिपेंड करता है? वो मटेरियल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन, उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे यही है कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। यहाँ पे ओरिएंटेशन से ही फर्क पड़ेगा कि कॉइल, दोनों कॉइल कितने एंगल पर रखे गए हैं भाई, ये दो कॉइल कैसे रखे गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन भी लिख दिया है कि कॉइल किस तरह से रखा गया उस पर भी डिपेंड करेगा। शेप, ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसको लास्ट में प्रूव भी कर देंगे कि किस तरह से उस शेप पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आप नोट कर लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है और डिपेंड करता है ज्योमेट्री, शेप, ओरिएंटेशन। नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस इसलिए पड़ा क्योंकि दूसरे कॉइल की वजह से इस कॉइल के अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स होगा सेकेंड कॉइल में, करंट होगा प्राइमरी कॉइल का। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मन में वो बस जाए। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ढूंढ लिया फ्लक्स है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना। भाई इस कॉइल के अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम फैराडेस लॉ यूज करेंगे। तो फैराडेस लॉ क्या कहता है? यहाँ पर देखो, फैराडेस लॉ लिखो यहाँ पे, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हमारा वो है, तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी ऑफ एम आई, यहाँ पे MI1 बाई डी टी, क्योंकि करंट जो है प्राइमरी कॉइल से आ रहा है, बस यहाँ पर इतना ही चेंज है। तो देखो हमारा फॉर्मूला जो आ जाएगा, M तो कांस्टेंट है भाई, M तो कांस्टेंट है ना, अभी मटेरियल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं कर रहा है, तो M तो कांस्टेंट है, तो M बाहर आ जाएगा। तो अंदर बच रहा है माइनस ऑफ डी आई बाई डी टी, अंदर ये बच रहा है डी आई बाई डी टी, और I1 बाई डी टी मान, I1 मतलब कि प्राइमरी कॉइल का करंट। तो यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ये क्या है? चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे इस तरह से लिख दो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज ड्यू टू द, यहाँ पे डी फाइव टू बाई डी टी, और फाइव टू की वैल्यू ये है। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है उसका फॉर्मूला आ रहा है M DI1 बाई डी टी। प्राइमरी सेकेंडरी जो है मैं बोला आपको, वो तो कंडीशन के अनुसार चेंज करते रहेंगे। जो आपको सुविधा लगी उसको प्राइमरी ले लो, जो आपको सुविधा नहीं लगी उसको आप सेकेंडरी ले लो भाई, ठीक है। वो तो हम अभी केसेस डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस के अंदर, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये फॉर्मूला नोट करो, E इक्वल टू माइनस ऑफ M DI बाई डी टी, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस
di1/dt इज द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट को चेंज करना बहुत जरूरी है भाई, करंट चेंज ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, फैराडेस लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए करंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इसी के ऊपर से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसको आप नोट करो आगे। हम इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसी के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, m क्या लिख सकते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, m के मैग्नीट्यूड की, तो मैं लिख सकता हूं E/di/dt। E/di/dt लिख सकता हूं ना, di/dt नीचे चला जाएगा देखो, तो m = E/di/dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं di/dt की वैल्यू, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अगर मैं di/dt di1/dt इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखोगे अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्लक्स इन द डायरेक्टली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, when change in current in the primary coil is equal to 1 ampere per second, when change in current in the primary coil is equal to 1 ampere per second, then mutual inductance is equal to induced EMF of the secondary coil, then mutual inductance is equal to induced EMF of the secondary coil। यहाँ पे E2 की इक्वल हो जाएगा ना सेकेंडरी कॉइल। क्लियर बात? तो इसको अब रफ करते हैं हम, थोड़ा इसके डायमेंशन और वाइंसल की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा हम समझते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। पहली बात तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वही डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का होगा, क्योंकि बात तो दोनों कहानी देखी कर रहा है, वो अपने बना रहा था वो दूसरे बना रहा है, लेकिन है तो इंडक्टेंस ही, तो दोनों को डायमेंशन सेम होगा। क्या होगा, ये हमारा इंड्यूस्ड वोल्ट है और नीचे क्या है एम्पियर पर सेकेंड, नीचे क्या है एम्पियर और पर सेकेंड, उसको मैं ऊपर ले आऊँ तो यहाँ पर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, एक तो इसका यूनिट हो जाएगा और दूसरा यूनिट क्या है कि हमको फ्लक्स पढ़ा है हमने, देखो एक तो ये यूनिट हो गया इसका और दूसरा यूनिट क्या है हमने फ्लक्स पढ़ा इक्वल टू m × I। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट लिख सकता हूँ वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, और ये वेबर पर एम्पियर और या तो ये जो टर्म है इसको हम साथ में बोलते हैं हेनरी, मतलब सब दो है इसके यूनिट है, लेकिन इतना बड़ा बुलाने से अच्छा इसको आप हेनरी बुला दो, HENRY। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात है, जिसको आप अच्छे से नोट कर लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसको हम हेनरी बोलते हैं, जिसको हम H से डिफाइन करते हैं। इसका आप इसको नोट कर लो, इसका डायमेंशन जो सेम डायमेंशन जो सेल्फ इंडक्टेंस का था वह डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। ठीक है, इसको रफ करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर सकते हो, आपके फॉर्मूला यूज़ करो। तो क्या लिखा है कि विद द डिक्रीज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 वैल्यू। ठीक है, मतलब एक प्राइमरी कॉइल होगा, मान लो हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल होगा, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 2 एम्पियर से लेकर 0 एम्पियर तक पहुँच गया, मतलब 2 एम्पियर पे था उससे 0 एम्पियर पर चला गया। तो बोला क्या गया है इन 0.01 सेकेंड, मतलब टाइम जितना लगा ना इसके अंदर, टाइम कितना लगा 0.01 सेकेंड। और द EMF जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में EMF जनरेट होगा भाई, इसके अंदर करंट चेंज कर रहा है तो इसके अंदर EMF जनरेट होगा ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 वोल्ट। तो EMF की जो वैल्यू दी है वो हमको 1000 वोल्ट दिया है। ठीक है, पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा दो कॉइल के बीच में, दो कॉइल के बीच में आपस का तालमेल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे E = -m di/dt। ओके, तो E हमको 1000 दिया है, m ढूंढना है di/dt। di/dt कैसे निकालेंगे हम, देखो 2 एम्पियर से लेकर 0 एम्पियर, मतलब करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, तो di/dt की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, फाइनल माइनस 0 - 2 अपॉन इतना, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी 2 अपॉन, देखो 0 - 2 तो -2 अपॉन 0.01
0.01 मीन्स 10⁻² सेकेंड। ओके, तो हमारी ये di/dt की वैल्यू आ गई 0.01, ये हो जाएगी। ओके, तो di/dt की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर e लिखोगे, e इक्वल टू माइनस ऑफ m, और di/dt की वैल्यू नेगेटिव है तो उससे हमारा पूरा का पूरा टर्म जो है वो पॉजिटिव हो गया। अगर करंट जो है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा होता तो यहाँ पर नेगेटिव का टर्म आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो E इक्वल टू दिया है 1000 इंटू देखो 10⁻² अपॉन नीचे हो जाएगा 2, तो इक्वल टू हो जाएगा m। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से 1000 अपॉन 10/2 में तो हमारा 5 हेनरी आ रहा है। ठीक है, 5 हेनरी इक्वल टू m, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 हेनरी होगा। तो 5 हेनरी, हाँ सी ऑप्शन में दिया गया है 5 हेनरी, तो हमारा वही होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर किस तरह से सॉल्व करना है। इसके करंट चेंज करने की वजह से इसके अंदर जो है इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अभी देखो अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। अब जो है कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं, एक दो केस जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा ढूंढो कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सिर्फ ज्योमेट्री से इस पर ही डिपेंड करता है, किस करंट पे, वोल्टेज पे, ये सब पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस में वही सिखाया था कि वो जो है सिर्फ मटेरियल के स्ट्रक्चर किस तरह से है, मटेरियल का शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ना ही करंट पर, ना ही वोल्टेज पर, किसी पर डिपेंड नहीं करता वो। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला था ना उसको। तो देखो क्या लिखेंगे हम कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ही समझ लो एक तरह से, इसको कॉन्सेप्ट की तरह नोट करना। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस when two concentric when नहीं लिखो, यहाँ पे बिटवीन लिखो, बिटवीन two concentric coils of radius r1 and r2 where R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है किसके अंदर, हमको दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है जिसका रेडियस R1 है, R2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन R1। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल लिख दो यहाँ पे, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कंडीशन दी है कि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब R1 रेडियस होगा वो बड़ा होगा R2 से। तो किस तरह से हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखो। R1 जो है बहुत ज्यादा है ना, तो R1 जो है R2 से बहुत बड़ा है। ये हमारा है R2 और ये हमारा होगा R1। ठीक है, R1 R2 से काफ़ी बड़ा है और हमको जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना, और हमको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, और हमको कुछ नहीं दिया, हमारा कैपिटल R1 है ये, और ये हमारा कैपिटल R2 है, बस। अब हमको दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना। देखो यहाँ पे करंट भी नहीं दिया है, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पर भी डिपेंड नहीं करता, हम करंट अपने आप से किसी भी मानेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है अपने आप का खेल है, मतलब हम मान सकते हैं किसी में। तो मेरे को बताओ किसके अंदर करंट लेना चाहिए जिससे कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना इजी हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं अंदर वाले करंट लेता हूँ तो हमने कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि मतलब करंट कैरिंग स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे करंट कैरिंग, यहाँ पे अंदर देखो एक सर्कुलर कॉइल है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत ही टफ है, बिकॉज हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, तो उसके लिए निकालना बहुत टफ होगा। लेकिन अगर हम बाहर की तरफ करंट माने, अगर मैं बाहर प्राइमरी इसमें करंट मानूँ, इसमें अगर मैं आई करंट मानता हूँ, तो उससे फायदा क्या होगा, देखो हमारा इसके अंदर करंट मानूंगा ना, तो R2 हमारे लिए एक सेंटर का पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा कॉइल है उसके लिए सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। अब हमको एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना आता ही है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी हो जाएगा, इसलिए हम करंट मान रहे हैं प्राइमरी कॉइल में। फिर से सुनो, अगर मैं इस पर करंट मानता
तो भाई यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, बाहर की तरफ है, किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर मैं बाहर की तरफ करंट मानता हूँ तो बिकॉज R2 जो है R1 से बहुत छोटा है, तो R2 मतलब ये जो सर्कल है इसको हम सर्कल का सेंटर पॉइंट मान सकते हैं कुछ इस तरह से, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट भाई, क्योंकि R1 तो बहुत बड़ा है ना, ये R1 रेडियस बहुत बड़ा है R2 कंपैरिजन में, तो हमारा सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सेंटर पे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता ही है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ये वाले कॉइल, बाहर वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका डायरेक्शन देखो, सेंटर पर अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सेंटर पर कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। देखो डायरेक्शन निकालने हमको आता ही है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और बात मान लेते हैं, चलो एक इसमें जो हम N1 और N2 टर्न्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे दो कि R1 के अंदर जो है N1 टर्न्स है, R2 के अंदर N2 टर्न्स है। ये बात भी नोट कर लो कि इसके अंदर मतलब ये N टर्न्स है कॉइल के अंदर, और ये कॉइल के अंदर जो है N2 टर्न्स है। ओके, ऐसा मान लेते हैं भाई। वो N1 N2 वाला भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मान लेते हैं। चलो R2 के अंदर है, इसके अंदर N2 टर्न्स हैं और इसके अंदर N1 टर्न्स हैं, तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो तो N1 N2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने करंट इसके अंदर माना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कॉइल का, फ्लक्स इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो भी सेंटर के पॉइंट का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 हो जाएगा μ0/2 इंटू I/A। यहाँ पे रेडियस क्या लिखूंगा, R1। रेडियस क्या लिखूंगा यहाँ पे, R1, क्योंकि भाई R1 की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना सेंटर पे, R1 की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने B1 लिखा, जो कि हो जाएगा μ0/2 इंटू I/R1। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि फ्लक्स इन दिस कॉइल, इसको मैं सेकंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, कि फ्लक्स इन द टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल। हमारा करंट फर्स्ट कॉइल में I है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल, इसको I1 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो I1 लिख दो यहाँ पे। ओके, तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब ये कॉइल के अंदर, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ये हमारा प्राइमरी हो गया। तो इसमें बाहर की वजह से करंट, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स 2 इक्वल टू हो जाएगा M इंटू I1। ये डेरिवेशन तो हमने किया है। ओके, अब फ्लक्स का हमको M की वैल्यू ढूंढना है, तो हम फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि BA cos थीटा, BA cos थीटा। फ्लक्स कौन सी कॉइल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है ये प्राइमरी कॉइल के अंदर, ठीक है। फ्लक्स कौन से कॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, बात ध्यान रखना आप। तो B, तो यहाँ पर अगर एक कॉइल होता तो हमारा BA cos थीटा होता, लेकिन यहाँ पे N2 कॉइल्स हैं। देखो इसके अंदर कितने कॉइल्स हैं, इसके अंदर N2 कॉइल्स हैं, तो हमारा इसके अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, उसकी वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू BA cos थीटा, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे एक टर्न्स होता तो BA cos थीटा हो जाता। देखो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका टर्न्स लिया है। अगर मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, तो हमने वो यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, फ्लक्स 2 इक्वल टू N BA cos थीटा हो गया। अब देखो टोटल फ्लक्स हमारा ये हो जाएगा N2, और यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड कौन से कॉइल की वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल की वजह से, तो यहाँ पर B1 लिखूंगा। एरिया कौन से कॉइल को लोगे भाई, निकाल तो हम इस कॉइल के अंदर रहे हैं ना, तो कॉइल, इस कॉइल का एरिया लेंगे हम। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो पाई R2 स्क्वायर होगा, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि निकाल किस, जो कॉइल में आप निकाल रहे उसी कॉइल का एरिया लेना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का होगा, इतनी बात ध्यान रखना। ओके, और cos थीटा भाई, एरिया वेक्टर तो कॉइल का बाहर की तरफ होगा, और जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल वो तो 90 डिग्री होगा, सॉरी 0 डिग्री होगा। वो तो जो है देखो एरिया वेक्टर कॉइल का कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। चलो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर भी होगा अंदर की तरफ, क्योंकि 2D में हम एरिया वेक्टर बाहर अंदर कहीं भी मान सकते हैं ना। तो मान लो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो cos 0 हो जाएगा 1, तुम्हारा ये आ रहा है। तो N2 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसको, जैसे B1 μ0/I इंटू 2R1,
लेकिन अगर यहाँ पे टोटल इस कॉइल के अंदर N1 टर्न्स हैं, देखो इस कॉइल के अंदर N1 टर्न्स हैं, तो हर कॉइल इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हर कॉइल इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। तो यहाँ पे अगर N1 टर्न्स हैं तो B1 को लिख सकता हूँ मैं, टोटल B1 हो जाएगा N टाइम्स ऑफ मीन्स N1 टाइम्स ऑफ μ0/2 इंटू I1/R1। इतनी बात क्लियर भाई। यहाँ पे एक टर्न से तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, यहाँ पे ऐसे N टर्न्स होंगे तो हर कॉइल अपना अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। बात क्लियर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, N2 इंटू B1 की वैल्यू क्या है, N1 इंटू μ0/2 जो लिखा है वो N1 इंटू μ0/2 I1/R1 इंटू πr2 का स्क्वायर। बात क्लियर, बात क्लियर हो गई कि नहीं। मैंने यहाँ पर N1 N2 टर्न इसलिए ले लिया कि कभी कभार उस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप N1 और N2 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ये NB1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल फ्लक्स का। तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हम कंपेयर कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हैं। यही तो है टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यही तो है। इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर लो। तो यहाँ से देखो I1 और देखो किस तरह से कंपेयर करता हूँ मैं, अब यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, चलो ऊपर। तो यहाँ पे देखो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M की वैल्यू हो जाएगी N1 N2 μ0/2 μ0/2 R1 यहाँ पे हो रहा है इंटू πr2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक I1 भी आ रहा है, ठीक है। और ये I1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो M की वैल्यू ये आ गई हमारी। समझ पड़ा कि नहीं पड़ा। हमने जो है सेकेंडरी कॉइल में हमको फ्लक्स निकालना था, इसलिए हमने φ2 लिखा। एक क्वेश्चन के अंदर हम अच्छे से समझ लो, दूसरे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसलिए हमने φ2 लिखा सेकेंडरी कॉइल में, और इक्वल टू M ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो करंट प्राइमरी कॉइल में हमने लिया, तो हमने फ्लक्स BA cos θ लिखा। एरिया जो होगा सेकेंडरी कॉइल का होगा, क्योंकि उसके अंदर हम निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कॉइल का, बिकॉज उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। और तो N2, और N2 क्या लिखा, इस कॉइल के अंदर कितना टोटल फ्लक्स होगा, इसलिए N2 इंटू BA लिखा। अब आगे वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0/2 इंटू I/R1। यही तो होती है ना सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे N1 टर्न्स हैं तो N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर N2 BA cos θ लिखा, ये B1 होगा इंटू πr2 स्क्वायर, इसका एरिया। तो N2 इंटू B1 की वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। फ्लक्स को हमने कंपेयर करके अपना आंसर निकाल लिया। बात क्लियर। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो इसको रफ करके अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके बेस पे, जो है आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको रफ करके अब हम थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, उसके बाद जो है आप उसको खुद से ट्राई करना। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कंडक्टिंग कॉइल्स, वो तो अभी हमने जो किया वही क्वेश्चन आ गया है। तो 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद द सेंटर कोइंसाइडिंग, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन तो वही हो गया जो हमने अभी किया है, बस यहाँ पे N1 N2 टर्न्स नहीं दिया है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसको आप तो 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से भाई, बाहर एक कॉइल है, अंदर एक कॉइल है, इसका रेडियस, अंदर वाला रेडियस क्या है, R1 बड़ा है ना, तो अंदर हो जाएगा R2 और बाहर है R1। इसके अंदर हमें करंट मानेंगे, इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसकी B1 की वजह से बनेगी। I1 ये हमारा 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो B1 हो जाएगा μ0/2 इंटू I1/R1। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गई इसकी वजह से। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे N टर्न्स की बात ही नहीं की है, तो ये होगा हमारा। अब हम फ्लक्स लिखेंगे
फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1। बात क्लियर। अब फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास NBA cos थीटा, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म्स है तो BA cos थीटा हो जाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री है, वो तो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से है, एरिया जो होगा सेकेंडरी कॉइल का होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो इसका क्या हो जाएगा μ0/2 इंटू I1/R1 इंटू एरिया कौन सा कॉइल का होगा, इस कॉइल का होगा प्राइमरी कॉइल का, सॉरी सेकेंडरी कॉइल का, πr2 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसके अंदर ढूंढ रहे हैं ना फ्लक्स भाई, जिसके अंदर फ्लक्स ढूंढोगे उसके अंदर आपका एरिया लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो देखो ध्यान से, तो हमारा आंसर आ गया ना μ0/2 इंटू I1/R1 πr2 का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया μ0 πr2 का स्क्वायर अपॉन R1, मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो सी ऑप्शन है, नहीं सॉरी वो जो है डी ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। सिंपल सी बात है, हमने इसको इजीली निकाल लिया, इसके अंदर N1 N2 का कोई झंझट ही नहीं था। बात क्लियर। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं कि आप चाहे फर्स्ट में से सेकंड का निकालो, चाहे सेकंड में से फ्लक्स का निकालो, कभी भी क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। ऐसा नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट की वजह से सेकंड में निकालो या सेकंड की वजह से फर्स्ट में निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा हमेशा। आपको चूज करना है कौन से तरीके से मैं इजीली निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने बाहर में करंट माना, अंदर में करंट मानता तो हार्ड पड़ जाता। चाहे आप यहाँ पे इस तरह से लिख लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब 1 2 मतलब इन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर तो हमेशा सेम आएगा। ओके, बात क्लियर है, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार सर्कुलर कॉइल हो, दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो है जे एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो आएगा बाद में। ये क्वेश्चन उसके पहले वाला है। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज कैपिटल L। तुम्हारे पास एक कैपिटल L का वायर है, देखो यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L दिया है हमको, और इसके अंदर एक स्मॉल स्क्वायर लूप रखा गया है, इसके यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर लूप रखा गया है जिसका लेंथ है स्मॉल l। ओके, और क्या बोला है, हाँ दैट्स कोप्लेनर एंड सेंटर इज को, हाँ तो प्लेन में एक ही प्लेन में सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, वही बोल रहा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, किससे प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो हम जो पूरा निकाल ही लेंगे, बाद में प्रोपोर्शनलिटी चेक ही कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे वही केस आ गया, इस बार भी हम करंट जो है बाहर की तरफ मानेंगे, जिससे कि हमको ये जो पॉइंट है ना हमारा सेंटर का पॉइंट बन जाए, तो हमारा इजीली हो जाएगा। अच्छा, आपको वायर के केस में निकालना आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, आपको थोड़ा बहुत याद दिला दूँ। हमारे पास ये वायर हो, यहाँ से एंगल अल्फा हो, ये एंगल बीटा हो, और वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिखते थे ना, μ0/2 इंटू सॉरी μ0/4π इंटू I/A, और फिर लिखते थे हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद हो तो वो लेक्चर देख लो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है एक स्ट्रेट वायर का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट वायर का। ओके, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0/4π इंटू I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर इस तरह के हमको 4 वायर दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली इसका सेंटर का पॉइंट बन जाएगा, बिकॉज भाई इतना मतलब L जो है ना, L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L ग्रेटर देन L होगा, तो ये पॉइंट जो है सेंटर का पॉइंट मान सकते हैं। मतलब मान लो इस तरह से हमको एक स्क्वायर दिया है, उसके सेंटर पर पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, बाहर वाले करंट, जिसको मैं I1 मान लेता हूँ, ये बाहर वाला। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर वाले के करंट से। तो B1 निकाल लेता हूँ मैं, B1 क्या होगा, यहाँ पे 4 वायर है, मैं पहले एक वायर पे निकाल लेता हूँ, एक वायर में कितना है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो सबके मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ ही आएगी। भाई यहाँ पे करंट होगा I1, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आएगी, देखो अंदर की तरफ ही आ रही है ना,
यहाँ पे करंट होगा, इस तरह से सर्किट में करंट होगा I1, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। ओके, कहीं भी निकालो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर वो होगी 4 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, B मतलब मान लो एक वायर है AB, मान लो ABCD है, तो 4 टाइम्स ऑफ AB निकाल लेता हूँ, तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबका मिल जाएगा। अब देखो AB निकालेंगे कैसे, हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और एक तो अल्फा बीटा एंगल चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई, पूरा L है, अगर ये सेंटर का पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा इतना L/2, इतना हमारा हो जाएगा L/2। ओके, और ये एंगल कितना होगा भाई, स्क्वायर है, इसके ये एंगल डिवाइड हो रहा है, ये 45 होगा, ये 90 है, ये 45 होगा, ये भी हमारा 45 बन जाएगा, और ये 90 है और ये 45 होगा, ये भी हमारा 45 बन जाएगा। बात क्लियर है ना भाई, स्क्वायर है, पूरा 90 होता है, आधा 45, तो ये हमारा ये भी बन जाएगा 45। एंगल मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू करंट कितना I1 का करंट लेंगे अपॉन इसका ये लेंगे L। ओके, अपॉन L/2 है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L/2, यहाँ पे लिखो L/2 इंटू क्या हो जाएगा sin 45 प्लस sin 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2। अगर आपको समझ में आता हो ना, सॉल्व करने बहुत मजा आती है, नहीं समझ में आता हो तो आपको हार्ड लगेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो μ0/4 पाई हो रहा है और आ रहा है I, और नीचे आ रहा है L, ऊपर आ रहा है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मीन्स हमारा आ रहा है 4/√2। तो 4/√2 को हम 2√2 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू √2 डिवाइड बाय, देखो मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, इतना तो पता ही होगा आपको, तो 2 से 2 ये 2 हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 2√2 लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा सिर्फ एक वायर का है, ऐसे 4 वायर हैं, 4 वायर के अगर सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हमको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी 4 टाइम्स इसका जो है BAB का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई इंटू I/L इंटू 2√2। ओके, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ वो वाले को, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई सेंटर पे इस पूरे कॉइल को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जरूरी है तभी हम फ्लक्स निकालेंगे। तो मैं अपना फॉर्मूला, ये नेट किसकी वजह से B1, ठीक है B1, ठीक है, बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया ना, तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब सेकेंड वाले कॉइल के अंदर फ्लक्स, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट है, इस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे हम कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल कितना होगा BA cos थीटा, वो तो 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री, तो BA cos 0 1 हो जाएगा। ओके, तो B इंटू A, मैग्नेटिक फील्ड किसका, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो कि आ रहा है 8√2 और नीचे आ रहा है μ0/4 पाई इंटू I1 बाई कैपिटल L, ठीक है, बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए कैपिटल L। और एरिया किसका लिखेंगे, एरिया किसके अंदर निकाल रहे हैं हम, सेकेंडरी कॉइल के अंदर निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया लिखोगे क्या होगा पाई इंटू स्मॉल l का होल स्क्वायर, तो होगा पाई इंटू स्मॉल l का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे पाई पाई कैंसल, तो ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई फ्लक्स की, ठीक है, हमारी क्या आ गई पूरी वैल्यू आ गई फ्लक्स की। हमको m की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे इस दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी m की वैल्यू है 8√2 μ0/4 इंटू आ रहा है L² अपॉन कैपिटल L, ये बुरी वैल्यू आ गई हमारी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है इन लोगों ने प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी है L² अपॉन कैपिटल L। बात क्लियर, हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना था, इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है। क्या पता कभी क्वेश्चन में पूरी वैल्यू पूछ ली तो, इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया
स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना जे एडवांस का क्वेश्चन, जो कि आया था आई थिंक सो कौन से ईयर में आया था वो नहीं पता, अभी देख लेते हैं। लेकिन वो बहुत ही चैलेंजर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक समझा होगा ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप वो क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, बात क्लियर है ना? तो देखो क्वेश्चन, देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है देखो ध्यान से। यहाँ पर एक सर्कुलर लूप दिया है, ये सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, और ये पॉइंट जो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। बात क्लियर? इस तरह से दिया है। और क्या दिया गया? सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन, और सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए स्क्वायर लूप भी दिया है, यहाँ पे साइड ए है और यहाँ पे दिया है ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब आर जो है ना ए से बहुत बड़ा है। ओके, हैविंग टू टर्न्स, यहाँ पे ए है ना, इसके अंदर जो टर्न्स है यहाँ पे एक स्क्वायर कॉइल दिया गया है जो कि इस तरह से बनाया गया है 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, इसकी जो साइड है वो ए है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना इसके अंदर n इक्वल टू 2 है। हर चीज़ का ध्यान रखो आप, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर एट z इक्वल टू √3r। हमारा ये डिस्टेंस दिया है ना हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर पे है, मतलब ये सर्कुलर कॉइल के एक एक्सिस पर है, z इक्वल टू √3r इस तरह से दिया गया है अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद z एक्सिस। z एक्सिस किसका जो प्लेन है ना 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा दिया गया है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द लूप इज गिवन बाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको दिया गया है, उसकी वैल्यू क्या दी है कि म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2p/2 r, ये हमको दिया गया है। अब बोला है वैल्यू ऑफ पी, हमको पी की वैल्यू ढूंढनी है इसके अंदर। तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? पहली बात तो देखो हम करंट किसके अंदर मानेंगे भाई, हमको पता है कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो हम करंट इसके अंदर ही मानेंगे, क्योंकि स्क्वायर लूप के इतने दूर हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता ना, इसलिए हम जो है इसके अंदर करंट मानेंगे। मान लो इसके अंदर करंट इस तरफ है, ठीक है, करंट इस तरफ है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऊपर की तरफ। ये कुछ इस तरह का केस आपको याद नहीं है? हमारे पास इस तरह सर्कुलर कॉइल होता था, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि B इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या आता थी, म्यू नॉट IR स्क्वायर इंटू 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आती थी ना सर्कुलर के एक्सिस पर। तो यहाँ पे सर्कुलर कॉइल, इसके एक्सिस पर एक कॉइल रखा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल की वजह से। ओके, फ्लक्स ढूंढ रहे हैं हम इस कॉइल के अंदर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं कितना है। देखो हमको x की वैल्यू जो दी है ना वो √3r दी गई है, x की वैल्यू √3r है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं सबसे पहली बात। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि म्यू नॉट I इंटू आर क्या है, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस √3r का होल स्क्वायर, x की वैल्यू √3r है तो √3r का होल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ध्यान से देखो कि म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे बचेगा R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, तो हो जाएगा 4R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर तो हो जाएगा 4R स्क्वायर। 4R स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर कि म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8 2 × 16, तो 16R क्यूब बच रहा है, तो R क्यूब से R स्क्वायर कैंसिल, तो मेरी वैल्यू आ रही है कि म्यू नॉट I अपॉन 16R, ये मेरी वैल्यू आ रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, म्यू नॉट I अपॉन 16R। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस
एक्सिस की वजह से इस पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ढूंढ लिया, उसकी वैल्यू हम साइड में रख लेते हैं। क्या है कि म्यू नॉट आई अपॉन 16R, म्यू नॉट आई अपॉन 16R। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है कि म्यू नॉट आई अपॉन 16 कैपिटल R। अब हमको फ्लक्स ढूंढना है, तो फ्लक्स इन द ये स्क्वायर लूप, ठीक है, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। तो फ्लक्स इन सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट, m इंटू I1 लिखेंगे हम, ओके। और दूसरा फॉर्मूला है फ्लक्स का BA cos थीटा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इस कॉइल के अंदर 2 टर्न्स हैं, तो यहाँ पर एक फ्लक्स को BA cos थीटा होगा, 2 होगा, तो NBA cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो NBA cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा 1 नहीं है, बिकॉज एक कॉइल जो है 45 डिग्री एंगल पर दिया है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, मतलब B और मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है, और एरिया वेक्टर इस तरफ होगा A, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो BA cos थीटा होगा ना, BA cos 45 होगा, ओके। ये हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी BA cos 45। तो N की वैल्यू दी है हमको 2। मैग्नेटिक फील्ड तो इस कॉइल का होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये B1 है मान लो, तो यहाँ पे B1 होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो इस कॉइल की वजह से है ना। तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 16R। एरिया किस कॉइल का होगा, एरिया इस कॉइल का होगा, स्क्वायर लूप है तो इसका एरिया क्या होगा, A स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे A स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, cos 45, तो हो जाएगा 1/√2। इतनी बात क्लियर है आपको। तो इस तरह से इसको लिखना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। पहली बात तो फ्लक्स की वैल्यू है, ये क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है। अगर हम फ्लक्स इक्वल टू MI1 से कंपेयर करेंगे तो M की वैल्यू हो जाएगी, I कैंसिल हो जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, और M की वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 8 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा म्यू नॉट A स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा है 8√2R, इस तरह से आ रहा है, नीचे आ रहा है 8√2R। बस इन दोनों टर्म को हमको कंपेयर करना है। देखो बाकी सब टर्म मैच कर रहा है, इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे। तो 8√2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अब देखो 8√2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा 2 का क्यूब इंटू इसको लिख सकता हूँ 2⁻1/2, √2 को लिख सकता हूँ 2⁻1/2। तो यहाँ पर हो रहा है 3 + 1/2, तो यहाँ पे हो रहा है 2⁻7/2, ठीक है। तो 8√2 को मैं 2⁻7/2 लिख सकता हूँ, मैं 2⁻7/2। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो। तो 2⁻P/2 इक्वल टू हो रहा है 2⁻7/2। तो जो P की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। बात क्लियर। यहाँ P की जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया ना, तो P की वैल्यू क्या होगी 7। ये था जे एडवांस का क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर हमने पूरा लेक्चर देखा होगा ना, ये क्वेश्चन आपको जरूर से समझ पड़ा होगा। भाई यहाँ पे स्क्वायर कॉइल था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने फ्लक्स ढूंढा, और फ्लक्स ढूंढ के हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढ लिया, ओके। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक कर दे, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।